नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 साइंस, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, और पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। अब क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन का अगर हम सिंपल सा अगर डेली यूजेस में देखें, डेली लाइफ में देखें, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें अपनी चारों तरफ की चीज़ों को, तो हमें देखने को मिलेगा कि हर चीज़ में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेना ये क्या है? ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है। इसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब कि हमारे अंदर रिएक्शन चल रही है। ऑक्सीजन गैस हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब ये है कि ये एक रिएक्शन चल रही है। रिएक्शन चल रही है और अंदर से फिर क्या बाहर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके क्या निकलती है हमारे बाहर? हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक रिएक्शन ही हुई। अब डेली यूजेस में हम देखें तो दूध से दही बनना, मिल्क से कर्ड बनना, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, दूध का फटना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर हम अपनी बॉडी में एक और एग्जांपल देखें तो फूड का डाइजेस्ट होना, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें केमिकल रिएक्शंस उनमें देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है केमिकल रिएक्शन होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होकर कोई नई चीज़ बनाते हैं, या एक भी हो सकती है वो चीज़ या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उनको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? आइए लिखते हैं यहाँ पर। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होगी हमारी, देखिए यहाँ पर लिखिए, द प्रोसेस इन विच वन और मोर substances are mixed and form new substances. New substances is known as chemical रिएक्शन। ये हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं और कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये सब्सटेंसेस क्या है? सब्सटेंसेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो प्योर हो, उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो प्योर हो उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। अब जैसे ये दूध से दही बना, जैसे मिल्क से क्या बनता है? कर्ड। तो अब एक चीज़ समझने की है यहाँ पर, जो भी हम चीज़ लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो चीज़ हमें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्लियर हुआ। ऐसी चीज़
जो रिएक्शन करवाते समय हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट स्टार्टिंग में, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, जो नया सब्सटेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ में आया? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फूड का डाइजेस्ट होना। फूड का जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो क्या बनता है? न्यूट्रिशन बनते हैं। हमारी बॉडी बहुत सारे न्यूट्रिशन एब्जर्व करती है ना भाई, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, तो ये क्या है? ये सब फूड हम खाते हैं और वो डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? न्यूट्रिशन बनता है। तो ये क्या हो गया? ये एक डाइजेशन की प्रोसेस में ये भी एक रिएक्शन है, जिसमें फूड क्या है? फूड हमारा है रिएक्टेंट। फूड क्या हो जाएगा? हमारा रिएक्टेंट। और बाकी ये न्यूट्रिशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम किसी आयरन की चीज़ को अगर हम एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दें तो क्या होगा? जो मॉइस्चर होगा वो उससे रिएक्ट करेगा और क्या होगा? उस पर जंग लग जाती है। तो ये क्या है? जंग लगना भी क्या होता है? एक रिएक्शन ही है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हम पढ़ते हैं ना, तो वो क्या है? एक रिएक्शन ही है। दूसरा, और भी चीज़ें हैं, जैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, अभी हाल फिलहाल मुझे याद नहीं आ रही, जैसे जैसे याद आती जाएंगी लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये सारी रिएक्शंस होती हैं। समझ में आया? तो ये रिएक्शन, ये हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? अब हेडिंग लगाइए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, तो ध्यान से सुनिए, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या कह रहा हूँ मैं? केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हम केमिकल इक्वेशन को कुछ सिंबल से, कुछ स्पेसिफाइड सिंबल्स हैं उनसे लिखते हैं और कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हैं, है ना। अब हम डेफिनेशन लिखें इस केमिकल इक्वेशन की, तो क्या होता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन with some symbols and formulae। सिंपल सी चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब सिंबल्स कैसे होते हैं? यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, सिंबल और फॉर्मूले। तो पहले हम सिंबल को समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे फॉर्मूले को। देखिए, जैसे मैंने आपको लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा, जैसे पानी में जब हम चीनी डालते हैं तो क्या बनता है? चाशनी बनती है। पानी में हम चीनी डालते हैं तो चाशनी बनती है। तो यहाँ पर वाटर और क्या हमने लिया? चीनी यानी कि शुगर। अब ये दोनों तो रिएक्टेंट हो गए। तो अब रिएक्टेंट को हम किस तरीके से लिखेंगे? हम इनको मिक्स कर रहे हैं ना, साथ में मिक्स कर रहे हैं ना, तो इनको हम इनके बीच में लगाते हैं प्लस साइन। रिएक्टेंट्स के बीच में हमेशा क्या लगता है? प्लस साइन। समझ में आया? अब इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन होगी तो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके डायरेक्शन को एरो से। ये जो एरो होता है वो क्या बताता है? वो बताता है रिएक्शन की डायरेक्शन की, रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में हो रही है।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हमने एरो इस तरफ लगाया, ठीक है। बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे होती हैं, जैसे वाटर और शुगर। वाटर से हम वाटर में जब हम शुगर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, चाशनी। चाशनी बनती है ना भाई, चाशनी बनती है। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि ये वाटर और शुगर क्या हो गए, वाटर और शुगर हो गए हमारे रिएक्टेंट, दोनों ही क्या हो गए, रिएक्टेंट। दूसरा, जो हमें चाशनी हमें मिली वो क्या हो गई, हमारी प्रोडक्ट, है ना, अभी बताया था, वो क्या हो गई, प्रोडक्ट। अब रिएक्शन कहाँ हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हमने ये लगाया क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे हो रही है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन कौन सी होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन कैसे होती है। जब हम दो रिएक्टेंट को या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को आपस में मिला देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो तो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यदि ये चाशनी से, कुछ मैं ऐसी कंडीशन रख दूं, ये चाशनी से फिर से वाटर प्लस शुगर हमको मिल जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गई। मीन्स प्रोडक्ट से अगर हम फिर से रिएक्टेंट बना सके, उसी प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बना सके तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो होती है बैकवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है ना फिर से, समझ गए। तो ये है। अब अगर इसमें सपोज करो कुछ दो प्रोडक्ट बनते, अभी तो ये एक प्रोडक्ट बना है, अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते तो हम इसमें भी प्लस का साइन लगाते, इसमें भी हम प्लस का साइन लगाते, ठीक है ना। सपोज करो, वैसे बनता तो नहीं है, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। चाशनी के साथ अगर हम सॉल्ट भी बन जाता, वैसे बनता नहीं है सबको पता है, लेकिन सॉल्ट भी अगर हमको मिल जाता तो हम क्या बोलते कि भाई दो प्रोडक्ट है हमारे, एक चाशनी एक सॉल्ट। समझ में आया। तो ये है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज समझते हैं, ये जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं ये क्या है, ये हम लिख रहे हैं अभी सिंबल तो ये हो गए, हमने सिंबल तो यूज कर लिए ना भाई इसके, ये सिंबल तो हमने यूज कर लिए। तो अब हम ये इसमें हमने वाटर प्लस शुगर ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गई, चाशनी। लेकिन क्या ये तरीका आसान है, वैसे तो ये आसान है क्योंकि हम लैंग्वेज में अगर लिखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमें किसमें, ऐसे लिखेंगे जब हम इफ़ वी एडेड वाटर इनटू शुगर देन वी गेट चाशनी, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना। इसीलिए हमने ये केमिकल इक्वेशन का तरीका अपनाया जिससे कि हमें आसान लगे और कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है, हमने सिंबल तो यूज़ कर लिए, ये जो हम लिख रहे हैं वाटर शुगर चाशनी, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो रहा है ना, इसमें लैंग्वेज का फिर भी हमको यूज़ करना पड़ रहा है, वर्ड का यूज़ आ रहा है। तो क्या हो अगर हम इससे भी आसान तरीका लें, तो हम हर एक सब्सटेंसेस के अगर हम केमिकल फॉर्मूले हमको पता है तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे आसान तरीके से, इससे भी और इजी मेथड से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लूँ, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लूँ, सपोज करो मुझे एक रिएक्शन होती है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर हमारा बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब इवॉल्व होने के साइन को हम क्या है, अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो है ना, अपवर्ड एरो, इसको अपवर्ड एरो बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई सब्सटेंस वेपोराइज होता है या एयर बन जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको
अपवर्ड एरो को, ऐसे ही एक डाउनवर्ड एरो होता है, उसको रिप्रेजेंट कब किया जाता है, जब कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती किसी लिक्विड में। जैसे आप अगर सोप को वाटर में घोलो तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, सोप को अगर आप वाटर में घोलोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ सेटल डाउन हो जाती है तो उसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको बोला जाता है क्या, प्रेसिपिटेट। हाँ, तो ये तो अलग बात है, ये मैं इसकी बता रहा था। अगर हमें इन सब के फॉर्मूले पता है, जैसे Zn का फॉर्मूला, जिंक होता है Zn और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl इसका फॉर्मूला। तो अगर हमें इसके फॉर्मूले पता है तो हम क्या बनाएंगे, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस में यानी कि H2, ये वॉल्व हो गई। तो ये सिंपल है, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, तो ये और भी ज़्यादा सिंपल है। अब ये अभी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखिए कैसे बैलेंस नहीं है, यहाँ पर Zn एक है, ठीक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर Cl एक है, लेकिन यहाँ पर Cl क्या है, 2 है, 2 Cl हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या है, 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो हाइड्रोजन और Cl यानी कि क्लोरीन की जो संख्या है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन इक्वल नहीं है। अब केमिकल रिएक्शन इक्वल बैलेंस कैसे होती है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे किस तरीके से केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है। तो एक और रिएक्शन हम ले सकते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या पढ़ते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। और पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। अब ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, 9th क्लास के फॉर्मूले, ये 9th क्लास का टॉपिक है, फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं। दूसरा, अगर हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, PbI2, ये NO3 को रिप्लेस कर देगा कौन, आयोडीन, और साथ में हमारे पास बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इस एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए इस आयोडीन ने रिप्लेस कर दिया किसको, नाइट्रेट को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम आने वाली लेक्चर में करेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आया, केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आया। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का डेफिनेटली आंसर करूँगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।